नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संयुक्त राष्ट्र में बदलाव, समय की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के संबोधन में उठाया सवाल। कहा, कब तक भारत रहेगा संयुक्त राष्ट्र की निर्णय प्रक्रिया से बाहर। कोरोना महामारी से निपटने में पूरी दुनिया की मदद कर रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैक्सीन का परीक्षण तीसरे दौर में, पूरी दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराने का दिया भरोसा। कोविड संकट के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में मदद करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच शिखर वार्ता में बनी सहमति। आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ काम करेंगे दोनों देश। हिंद महासागर की सुरक्षा में देंगे एक दूसरे का साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का लोगों को सस्ती और आसान स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की अपील। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के 38वें कन्वेंशन में उपराष्ट्रपति का वर्चुअल संबोधन। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र के सरकार के साथ आने का सुझाव। और बीजेपी की नई टीम की घोषणा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगभग सभी राज्यों से युवाओं और महिलाओं को दिया मौका। दुष्यंत कुमार गौतम, डी पुरंदेश्वरी, सीटी रवि और तरुण चुग बनाए गए नए महासचिव। सांसद तेजस्वी सूर्या को युवा मोर्चा की कमान। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुधारों की जबरदस्त वकालत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था तब परिस्थितियां और थी। तब से लेकर अब तक परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इसीलिए बदलाव लाना जरूरी हो गया है। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र कई मायनों में सफल रहा, लेकिन इसकी सफलता को संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कोरोना महामारी की तरफ ध्यान खींचते हुए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठाए। पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व
कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय को विश्वास दिलाया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत दुनिया की हर संभव मदद कर रहा है। पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। हम भारत में और अपने पड़ोस में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोल्ड चेन और स्टोरेज जैसी क्षमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विश्व शांति पर जोर दिया और आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गैर कानूनी गतिविधियों को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उपयोग करेंगे। हमारा मार्ग जन कल्याण से जग कल्याण का है। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारत और श्रीलंका ने कोविड-19 महामारी और उससे पैदा हुए हालात से मिलकर निपटने का फैसला किया है। साथ ही दोनों देश हिंद महासागर में आतंकवाद और ड्रग्स की तस्करी की समस्या से निपटने में भी सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच आज हुए वर्चुअल सम्मेलन में दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग के दायरे को बढ़ाने की दिशा में कई और अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का वर्चुअल सम्मेलन में स्वागत करते हुए कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि अगर कोविड-19 ना होता तो वो उनकी मेजबानी वर्चुअली नहीं बल्कि भारत में व्यक्तिगत तौर पर करते। प्रधानमंत्री राजपक्षे इस साल अगस्त का चुनाव जीतने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब हो रहे थे। मैं आपको प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए बधाई देता हूं। संसदीय चुनावों में एसएलपीपी की भारी जीत के लिए भी आपको फिर से बधाई देता हूं। यह ऐतिहासिक जीत जनता का आपके नेतृत्व में विश्वास दिखाती है। भारत और श्रीलंका संबंधों में एक नए ऐतिहासिक अध्याय को जोड़ने का बहुत अच्छा अवसर बना है। दोनों देशों के लोग नई आशा और उत्साह के साथ हमारी ओर देख रहे हैं। कोविड महामारी के ये वैश्विक महामारी की वजह हमारा अर्थव्यवस्था, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था टूट गई थी। उसे ऊपर उठाने की शक्ति भारत से हम मांग रहे हैं और भारत की सरकार उसके लिए हमें सहायता दे रहे हैं।
दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में बुद्ध स्मारकों के निर्माण और रखरखाव के लिए $1.5 करोड़ देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने पर श्रीलंकाई श्रद्धालुओं के लिए एक उड़ान भी आयोजित की जाएगी। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने और आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री राजपक्षे ने बताया कि भारत के सहयोग से बना जाफना सांस्कृतिक केंद्र तैयार है। उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रित भी किया। Both leaders were unanimous in their view that the ancient cultural links between India and Sri Lanka are special and must be nurtured further. Prime Minister Rajapaksa made a special mention of the Jaffna Cultural Center, which is an iconic project built with Indian assistance. The center is almost ready, and Prime Minister Rajapaksa extended an invitation to our Prime Minister to inaugurate the project. Both sides will remain in touch at official level for details. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इसके अलावा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, समुद्री सुरक्षा, रक्षा और ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग पर सहमति जताई। Both leaders agreed to strengthen cooperation in the areas of agriculture, animal husbandry, science and technology, healthcare, Ayush, as well as skill development, particularly by increasing training of professionals, thereby realizing the full potential of the demographic dividend in both countries. Prime Minister Rajapaksa noted that sports can act as a bridge between the two countries and further enhance our people-to-people ties, and specifically mentioned cricket in this regard. मछुआरों की समस्या पर दोनों नेताओं ने कहा कि इसे मानवतावादी नजरिए से देखना और हल करना होगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र के मंच से झूठ फैलाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान से पीओके पर अवैध कब्जा खाली करने के लिए भी कहा है। शुक्रवार को यूएन में भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारतीय मिशन ने प्रथम सचिव मजीतो विनीतू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर अब जो भी विवाद बचा है वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को लेकर है। हम पाकिस्तान को आगाह करते हैं कि वो उन इलाकों को खाली करे जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। Let me assert here loud and clear. The Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral and inalienable part of India. The rules and legislations brought in the Union Territory of Jammu and Kashmir are strictly internal affairs of India. The only dispute left in Kashmir relates to that part of Kashmir that is still under illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to vacate all those areas that it is in illegal occupation of. भारत मिशन के प्रथम सचिव मजीतो ने कहा कि ये वही नेता हैं जिन्होंने साल 2019 में अमेरिका में सार्वजनिक तौर पर ये माना था कि उनके देश में अभी भी 30-40 हजार की तादाद में आतंकवादी मौजूद हैं जो पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित हैं और अफगानिस्तान तथा भारतीय संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। This is the country that has systematically cleansed its minorities, including Hindus, Christians, Sikhs, and others, through the abuse of its blasphemy laws and through forced religious conversions. For someone who professes to be a champion of Islam, this is also a country that has encouraged killing of fellow Muslims merely because they belong to a different sect or to a different region in Pakistan, and through sponsoring terrorist attacks against its neighbors. और आगे बढ़ते हैं। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में भारत के राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारतीय स्थायी मिशन के प्रथम सचिव सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है कि 1947 में पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 23% थी, जो अब घटकर बेहद कम रह गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वास्तविक कश्मीरियों को निकालकर अनुपात में बदलाव किया जा रहा है।
सेंथिल कुमार ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां बलपूर्वक गायब करना, सरकारी हिंसा, पलायन के लिए मजबूर करना, शोषण, आर्मी ऑपरेशन, अत्याचार, मारकर फेंकना, यातना शिविर जैसी बातें आम हैं। सेंथिल कुमार ने कहा कि आतंकवाद मानवाधिकार उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराध का सबसे खराब रूप है। दुनिया को ऐसे देश से मानव अधिकार का पाठ की जरूरत नहीं है जो आतंकवाद की नर्सरी और केंद्र के रूप में जाना जाता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और ब्रेक के बाद खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय मूल के अमेरिकी एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन के 38वें वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लड़ने में डॉक्टरों के निस्वार्थ भाव की तारीफ की और उन्होंने कहा कि विशेष प्रयासों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। आजादी के बाद जिन बदलाव की जरूरत थी उन पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के बदलाव को विदेशों में माना गया है और बड़ी तादाद में हर साल विदेशों से लोग भारत में इलाज करने के लिए आते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण भारत में रहते हैं और ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। 60% of the people living in the rural areas. It's a known fact that countries with strong primary healthcare system have better health outcomes, lower inequalities. We need to strengthen our primary healthcare system in our country. The creation of 150,000 health and wellness centers by 2022, by transforming the existing sub-centers and primary health centers under the Ayushman Bharat scheme is a major move in this direction, but much more needs to be done. The Prime Minister is very keen to improve the healthcare facilities for the common people of the country. आपी अमेरिका में 70,000 से ज्यादा भारतीय मूल के डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। उपराष्ट्रपति ने कोविड-19 काल में संस्था के मानवता के लिए किए गए कामों की तारीफ की। The DAPI has displayed zeal and commitment in service of humanity during the current pandemic. I'm told that DAPI became the first major organization to call the universal masking. The DAPI has distributed free masks to thousands of healthcare workers since the start of the pandemic. Collaborating with the Indian Embassy, DAPI has written more than 1,000 prescriptions for Indian visitors who are stranded in the USA. I'm also happy to learn that DAPI constantly supports charitable causes and relief activities both in US as well as in India. बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी नई टीम की आज घोषणा की। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कई नए चेहरों को जगह दी गई है। दक्षिण बेंगलुरु सीट से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को पार्टी के युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो पूनम महाजन की जगह लेंगे। बीजेपी ने महासचिवों के रूप में राम माधव, पी मुरलीधर राव, अनिल जैन और सरोज पांडे की जगह नए चेहरों को मौका दिया है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में 12 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रामन सिंह, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता मुकुल रॉय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। सांसद राधा मोहन सिंह को भी उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा ओडिशा से बैजयंत जयपांडा, केरल से अब्दुल्ला कुट्टी और नागालैंड से
एम चौबा एओ को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय टीम से 4 महिला नेताओं को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश से सांसद रेखा वर्मा और झारखंड से सांसद अन्नपूर्णा देवी, गुजरात से सांसद भारतीबेन श्याला और तेलंगाना से सांसद डीके अरुणा शामिल हैं। सांसद भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह के अलावा कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। सीटी रवि और तरुण चुग नए महासचिव बनाए गए हैं। तरुण चुग पहले राष्ट्रीय सचिव थे। असम से सांसद दिलीप सैकिया, राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम, आंध्र प्रदेश की डी पुरनेश्वरी को भी महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। दक्षिण बेंगलुरु लोकसभा सीट से सांसद तेजस्वी सूर्या को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। तेजस्वी ने पूनम महाजन का स्थान लिया है। वहीं तेलंगाना से पूर्व बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। सांसद राजकुमार चाहर को किसान मोर्चा, लाल सिंह आर्या को अनुसूचित जाति मोर्चा, समीर ओरांव को अनुसूचित जनजाति मोर्चा, जमाल सिद्दीकी को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 85,362 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 59 लाख को पार कर गई है। हालांकि अब तक 48,49,584 लोग कोविड-19 से स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की दर 82.14% हो गई है। बीते एक दिन में कोरोना वायरस के 85,362 नए मरीजों का पता चलने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 59 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि देश भर में सक्रिय रोगियों की कुल संख्या अब 9,60,969 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 1,089 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 93,379 हो गई है और मरने वालों की दर कम होकर 1.58% पर आ गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। ICMR के मुताबिक बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 13,41,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं। देश में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कोरोना महामारी के बीच बढ़ती मांग को देखते हुए देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अगले 6 महीने तक के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर और तरल ऑक्सीजन की अधिकतम कीमत की सीमा निर्धारित की है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि NPPA ने विनिर्माताओं के स्तर पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का मूल्य 15 रुपये 22 पैसे प्रति घन मीटर तय करने का निर्णय किया है। कोविड-19 के चलते मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में 4 गुना वृद्धि हुई है। देश में पहले 750 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, जो अब लगभग 2800 मैट्रिक टन प्रतिदिन तक हो गई है। मूल्य सीमा न होने के कारण विनिर्माताओं ने सिलेंडर भरवाने वालों के लिए दाम बढ़ा दिए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR की सराहना करते हुए कहा है कि ये संस्था भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में हमेशा आगे रही है। वो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि करीब 9 महीने का वक्त कोरोना से लड़ाई करते हुए गुजर चुका है और वैज्ञानिकों की मदद के जरिए हमने मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है। It was a great privilege, and I have huge, and our Prime Minister also has huge expectations and huge belief in the potential of CSIR and its scientists. और आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रख्यात गायक SP बालासुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई के तिरुवल्लूर जिले के थामाराईपक्कम में उनके फार्म हाउस पर किया गया। SP बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार को चेन्नई के अस्पताल में निधन हो गया था। वो बीते
महीने कोरोना से संक्रमित हुए थे। अंतिम संस्कार से पहले उनके आखिरी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जानी मानी हस्तियों समेत आम लोग अपने चहेते गायक को श्रद्धांजलि देने के लिए थामाराईपक्कम स्थित उनके फार्म हाउस पहुंचे। फार्म हाउस में उनके पुत्र SPB चरण ने अंतिम रस्म अदा की और इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और बंदूकों की सलामी उन्हें दी गई। SP बालासुब्रमण्यम के निधन से भारतीय संगीत जगत ने एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और सुरीली आवाज को खो दिया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की आज जयंती है। आज ही के दिन 1820 में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में जन्मे विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर काफी जोर दिया था। ये उनकी कोशिश का ही नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हो सका। लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ ही कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना भी की गई। एक शिक्षा शास्त्री के रूप में विशिष्ट योगदान करने वाले ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 29 जुलाई 1891 में, माफ कीजिएगा, उनका निधन हुआ था और उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मेदिनीपुर में हुआ था। उनके बचपन का नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत और दर्शन में उनकी विद्वता के कारण कोलकाता के संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर ईश्वरचंद्र विद्यासागर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, महान समाज सुधारक और शिक्षाविद ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जन्म जयंती पर उनको सादर नमन। आपने बाल विवाह रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए आजीवन संघर्ष किया। विद्यासागर जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम समाज से लैंगिक भेदभाव समाप्त करें, महिलाओं को शिक्षा और सम्मान दें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।